हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको देखो। आज के इस लेक्चर में हम अस्थमा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके कॉजेज, इसकी पैथोफिजियोलॉजी और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या डायग्नोसिस हो सकता है और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम अस्थमा की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अस्थमा किस टाइप की कंडीशन है। अस्थमा इज ए क्रोनिक लंग डिसीज दैट इफेक्ट द एयरवेज। अस्थमा एक क्रोनिक लंग डिसीज है जो लंग्स की एयरवेज को इफेक्ट करती है। दीज एयरवे बिकम नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस ऑफ द लंग मेकिंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। जो एयरवेज होते हैं वो लंग्स के नैरो हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से लंग्स से जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी होती है। इट इफ़ेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। ये ऑल एज ग्रुप के पीपल को, लोगों को इफ़ेक्ट करती है। इट कैन नॉट बी क्योर्ड। इसको क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन कैन बी कंट्रोल। इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल्स का डायग्राम है, जो कि अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल्स नैरो है और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट इसके टाइप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अस्थमा। अस्थमा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, नॉक्टर्नल अस्थमा, ड्रग इंड्यूस अस्थमा, कफ वेरिएंट अस्थमा। सबसे पहले हम एलर्जिक अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। एलर्जिक अस्थमा इट इज़ आल्सो नोन एज ईसेंट्रिक अस्थमा। जो एलर्जिक अस्थमा है उसको हम ईसेंट्रिक अस्थमा भी कहते हैं। एलर्जिक अस्थमा इज ए टाइप ऑफ अस्थमा ट्रिगर्ड बाय एलर्जन सब्सटेंस दैट कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन। जो एलर्जिक अस्थमा है वो अस्थमा का ही टाइप है जो एलर्जन सब्सटेंस के कारण कॉज होता है। When a person with allergic asthma is exposed to these allergen, their immune system overreact, leading to inflammation and narrowing of the airways, which make it difficult to breathe. जब कोई भी पर्सन या पेशेंट एलर्जन सब्सटेंस या फिर एलर्जिक अस्थमा के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से जो एयरवेज है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो नैरो हो जाते हैं, जिससे पेशेंट को फिर सांस लेने में भी दिक्कत होती है। कुछ कॉमन ट्रिगर सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स, डस्ट, पेट डेंडर्स, मोल्ड स्पोर्स, कॉकरोच ड्रॉपिंग। अगर ये एलर्जिक सब्सटेंस सांस लेते टाइम बॉडी के अंदर हमारे लंग्स में चले जाते हैं तो एलर्जिक अस्थमा कॉज हो सकता है। सेकेंड है नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक अस्थमा आल्सो नोन एज इनसेंट्रिक अस्थमा। इसको इनसेंट्रिक अस्थमा भी कहते हैं। नॉन एलर्जिक अस्थमा इज ए टाइप ऑफ अस्थमा दैट इज नॉट ट्रिगर्ड बाय एलर्जन। जो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है वो किसी भी ट्रिगर सब्सटेंस के कारण कॉज नहीं होता। इंस्टेड इट इज कॉज बाय फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन, एक्सरसाइज, कोल्ड एयर, स्ट्रेस, स्मोक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लीडिंग टू स्वेलिंग एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। लेकिन यह अदर फैक्टर जैसे कि इन्फेक्शन या फिर एक्सरसाइज, कोल्ड एयर, ठंडी हवा या फिर किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, स्मोकिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, किसी भी मटेरियल की बहुत ज़्यादा तेज स्मेल हो। ऑक्यूपेशनल अस्थमा अस्थमा का वह टाइप है जिसमें किसी भी व्यक्ति के वर्क प्लेस में प्रेजेंट केमिकल, डस्ट, फ्यूम और गैसेस या फिर डिफरेंट टाइप के कोई भी हानिकारक सब्सटेंस या मटेरियल के कांटेक्ट में आने की वजह से ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है, जिसके कारण जो एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है और वो नैरो हो जाते हैं। फोर्थ है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा इज अ टाइप ऑफ अस्थमा in which physical activity or exercise trigger the narrowing of the airway, causing breathing difficulty such as wheezing, coughing, chest tightness or shortness of breath during after exercise. एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज के टाइम पे या उसके बाद में
जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है और लंग्स से व्हीजिंग साउंड आती है खांसी और वह चेस्ट टाइटनेस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फिफ्थ है नॉक्टर्नल अस्थमा। नॉक्टर्नल अस्थमा इज अ टाइप ऑफ अस्थमा इन विच symptoms such as wheezing, coughing, chest tightness or shortness of breath rotion at time often disturbing sleep। नॉक्टर्नल अस्थमा का वह टाइप है जिसमें अस्थमा के सिम्टम जैसे कि खांसी, लंग से घरघराहट की आवाज़ आना जिसको व्हीजिंग साउंड बोलते हैं, चेस्ट टाइटनेस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। जो नॉक्टर्नल अस्थमा होता है वो मोस्टली रात के टाइम पर होता है। जो नॉक्टर्नल अस्थमा होता है उसकी जो कंडीशन है वो रात के टाइम पर दिखाई देती है। सिक्स्थ है ड्रग इंड्यूस अस्थमा। ड्रग इंड्यूस अस्थमा इज अ type of asthma in which certain medication trigger airway narrowing and inflammation, leading to asthma symptom like wheezing, coughing, chest tightness or shortness of breath। ड्रग इंड्यूस अस्थमा की वह कंडीशन है जो कि कुछ मेडिसिन के यूज़ करने से होता है या फिर वह अस्थमा बढ़ जाता है। ये कुछ मेडिसिन लेने की वजह से एयरवेज में इन्फ्लामेशन और वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग से व्हीजिंग साउंड मतलब सांस लेते टाइम घरघराहट की आवाज़ आती है, खांसी और चेस्ट टाइटनेस और सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। कुछ कॉमन मेडिसिन है जैसे कि एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड सर्टेन बीटा ब्लॉकर। इन मेडिसिन के कारण ड्रग इंड्यूस अस्थमा हो सकता है। सेवंथ है कफ वेरिएंट अस्थमा। कफ वेरिएंट अस्थमा इज अ टाइप ऑफ अस्थमा वेयर द मेन और ओनली सिम्टम इज ए persistent dry cough without the typical wheezing or shortness of breath seen in regular asthma। कफ वेरिएंट अस्थमा का वह टाइप है जिसमें लगातार खांसी होने के सिम्टम दिखाई देते हैं, लेकिन लंग से कोई भी व्हीजिंग साउंड नहीं आती, कोई भी घरघराहट की आवाज़ नहीं आती सांस लेते टाइम, और ना ही सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। ये जो कफ है, खांसी है, रात के टाइम में बढ़ जाती है। अगर इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो ये अस्थमेटिक कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट है इसके कॉजेज़ में है जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है, जैसे कि फैमिली में पहले से ही किसी को अस्थमा रहा हो या पहले से किसी को एलर्जी हो या इस्चीमा हो। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि एयर पॉल्यूशन की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, फ्यूम्स, केमिकल्स, डस्ट की वजह से, और स्ट्रॉन्ग ऑडर स्मेल की वजह से। स्ट्रॉन्ग ऑडर स्मेल जैसे कि किसी भी मटेरियल की बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल हो। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि एंजाइटी, लाफिंग, क्राइंग, और इसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एंजाइटी, लाफिंग, क्राइंग। बैक्टीरिया और वायरस की वजह से भी कॉज हो सकता है अस्थमा, और कुछ वेदर चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कोल्ड एयर, हाई ह्यूमिडिटी और अचानक से टेम्परेचर चेंज हो जाना, उसके कारण भी अस्थमा कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी में किसी भी ट्रिगर सब्सटेंस जैसे कि एलर्जन और इरिटेंट्स को इनहेल करने की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि मास्ट सेल्स, ईसोनोफिल्स, टी हेल्पर सेल्स, वो कुछ केमिकल रिलीज करेंगी जैसे कि हिस्टामाइन्स और ल्यूकोट्राइन्स। उसकी वजह से क्या होगा, एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अगर एयरवेज में इन्फ्लामेशन होगी, जो एयरवेज की लाइनिंग है वो रेडनेस हो जाएगी और उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, जिसके कारण जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे,
जो एयरवेज की स्मूथ मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। एयरवेज की स्मूथ मसल टाइट होने की वजह से एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस होने लगेगा, जिसके कारण जो ग्लैंड्स हैं वो थिक म्यूकस प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से जो एयरवेज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। एयरवेज ब्लॉक होने की वजह से जिसकी वजह से एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगी। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होने की वजह से जो एयर फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसके कारण कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि लंग्स में वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड मतलब सांस लेते टाइम गड़गड़ाहट की सी आवाज़ आएगी, खांसी होगी बहुत ज़्यादा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी और चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला है वीजिंग। वीजिंग साउंड आएगी, एक्सहेल करते टाइम मोस्टली वीजिंग साउंड ज़्यादा सुनाई देगी। कफिंग होगी, खांसी होगी, रात के टाइम ज़्यादा खांसी होगी और सुबह के टाइम पे ज़्यादा खांसी होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी, चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी सा फील होने लगेगा, रैपिड ब्रीथिंग होने लगेगी। और कुछ एडिशनल सिस्टम है जैसे कि ट्रेबल स्लीपिंग ड्यू टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम। स्लीप के टाइम पे कुछ एडिशनल सिम्टम्स हैं जैसे कि ट्रेवल स्लीपिंग ड्यू टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फटीग ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन थकावट रहेगी। डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने में भी प्रॉब्लम होगी और एंजाइटिक और पैनिक अटैक्स भी आने लगेंगे। नेक्स्ट है इसका डायग्नोसिस में सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, उसके बाद लंग फंक्शन टेस्ट कराएंगे। लंग फंक्शन में हम लंग्स की एक्टिविटी चेक करेंगे, स्पायरोमीट्री कराएंगे। स्पायरोमीट्री में कि चेक करेंगे पर्सन कितना एयर इनहेल कर पा रहा है और एक्सहेल कर पा रहा है। उसके बाद पीक फ्लो टेस्ट कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे के बाद एलर्जिक टेस्टिंग कराएंगे, कोई एलर्जी तो नहीं है। स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे। स्पूटम एग्जामिनेशन में स्पूटम देखेंगे कि किस टाइप का स्पूटम प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट कराएंगे। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो एलर्जन है उसको प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बीटा 2 इनहेलर थेरेपी देंगे जो कि इन्फ्लामेशन को दूर करेगी एयरवेज की को, और जो एस्थमेटिक अटैक आते हैं उनको रोकेगी। माइल्ड एक्सरसाइज कराएंगे। माइल्ड एक्सरसाइज में वॉकिंग, स्विमिंग कराएंगे, डीप ब्रीथिंग कराएंगे। पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप लेंगे और उसकी डोजेस चेक करेंगे। फिर उसके बाद रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे। रिलैक्सेशन थेरेपी उसके बाद रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे। रिलैक्सेशन थेरेपी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को मैनेज करने के लिए देंगे और जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। रिलैक्सेशन थेरेपी में हम अरोमा थेरेपी भी देंगे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। योगा कराएंगे, असिस्टेड कफिंग कराएंगे। असिस्टेड कफिंग से जो म्यूकस है उसको सीक्रेट कराएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।